सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी के कोट के साथ। महात्मा गांधी जी कहते हैं द वॉइस ऑफ द पीपल इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड, द वॉइस ऑफ द पंचायत इज़ द वॉइस ऑफ द पीपल। देखो सिंपल मीनिंग है इस कोट का कि जो लोगों की आवाज़ होती है, जो कलेक्टिव विल होती है बेसिकली, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। और वो कैसे करेंगे रिस्पेक्ट, कैसे एम्पावर करेंगे पीपल की वॉइस को, कलेक्टिव विल को? पंचायती राज को एम्पावर करके। पंचायती पंचायती राज जो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट होता है, ग्रास रूट जो गवर्नमेंट कहते हैं जिसे, उसको एम्पावर करके। क्यों? क्योंकि देखो हमारी जो डेमोक्रेसी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तब तक नहीं बनेगी जब तक जो ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट ना करें। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करने का जो सबसे फर्स्ट जो लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो कौन सा होता है? हमारी थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट। तो उसी को यहाँ पे एम्पावर करने की बात की गई है। और यहाँ पे आप कोर्ट को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारे महात्मा गांधी जी ने लोगों की आवाज़ को भगवान की आवाज़ से कंपेयर करा है, और पंचायती राज की, पंचायत की जो वॉइस है उसको लोगों की आवाज़ से कंपेयर करा है। तो बेसिकली यहाँ अगर हम देखें तो पंचायत क्या है? पंचायत बेसिकली लोगों की विल है। ठीक है, लोगों की विल है मतलब भगवान की इच्छा है। यही कुछ मतलब है हमारे कोर्ट का कि हमें बेसिकली जो हमारे थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एम्पावर करना चाहिए। ये इस कोर्ट का मतलब है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इस कोर्ट का मतलब। बहुत अच्छा था, अभी ज़्यादा और समझ आएगा हम जब एडिटोरियल में एंटर करेंगे। पंचायती राज मूवमेंट, इस ये हमारा आज का एडिटोरियल। और इससे पहले हमने ये जो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट है इसके बारे में नहीं डिस्कस करा। लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है इसके बारे में नहीं डिस्कस करा। हमारे एग्जाम के लिए, सीएपीएफ एग्जाम के लिए डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। शायद प्रीवियस ईयर के अंदर भी मेरे को हल्का हल्का याद आ रहा है कि कुछ आया था ऐसा हमारे यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर, यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर पंचायती राज या थर्ड ईयर या लोकल लेवल गवर्नमेंट से रिलेटेड एक ऐसे राइटिंग आई थी। तो इम्पॉर्टेंट तो डेफिनेटली है ही हमारे लिए, तो इसको डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट हमारा ये जो है पहली बार ऐसा डिस्कस कर रहे हैं ट्यूटोरियल, तो बहुत अच्छा चांस है कि हमारे नॉलेज पुल में एक और जो चीज़ है वो ऐड हो रही है। तो चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो जो हमारा ये जो पंचायती राज है, ठीक है, हमेशा से जब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, ये इसको लाया गया था 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था इसके अंदर एक शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड हुआ था। वो शेड्यूल था हमारा 11th शेड्यूल। ठीक है, तो ये जो 11th शेड्यूल जब ऐड हुआ था तो 11th शेड्यूल के अंदर ये बताया गया था कि हमारे यहाँ पे एक पंचायती राज सिस्टम होगा। तो ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है बेसिकली थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट है इसके अंदर भी 3 टीयर ऑफ सिस्टम है। सबसे विलेज लेवल पे, सबसे एकदम जो एकदम बेसिक लेवल पे जो होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा ग्राम पंचायत। ठीक है, ये है हमारा ग्राम पंचायत। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टीयर ऑफ होगा उसमें होगा हमारा पंचायत समिति, और जो सबसे ऊपर होगा जिला परिषद। ठीक है, तो यहाँ से नीचे से जो है वो ऊपर जा रहा है। मतलब क्या कि हम कहते हैं ना अप वो बॉटम अप अप्रोच, वो यही है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम से लेके ऊपर तक जा रही है हमारी डिसीजन मेकिंग। तो यही है हमारा क्या तरीका हमारे लोगों की विल को सुनने का, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने बोला था पंचायती राज के थ्रू। ठीक है, तो चलो इतना हमें समझ आया। इसके अंदर क्या था हमारा जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसके अंदर बोला था कि भाई रेगुलर इलेक्शन किए जाएंगे पंचायत के, रिजर्वेशन दिया जाएगा, 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा वुमेन्स को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को। मतलब क्या, इंक्लूसिव गवर्नेंस करेंगे इसके अंदर। कुल मिला के तो यही बात है ना कि सबको जो है, जो मार्जिनल कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, रेगुलर इलेक्शंस होंगे, और बाकी जो नॉन रिजर्वेशन वाले हैं वो अदर फाइट कर पाएंगे। तो इंक्लूसिव कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नेंस आएगा। और इसी का जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया था हमारा 1992 में, इसी का रिजल्ट है कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। इंडिया का जो हमारी छवि राजवात है राजस्थान से, वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन MBA सरपंच बनी। तो ये अपने आप में एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट का, कि जो पंचायती राज है वो ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी की सुन रहा है, वो जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनकी भी सुन रहा है, उनके लिए भी रिजर्वेशन है। यही एग्जाम्पल है हमारी छवि राजवाद का। मतलब बेसिकली देखा जाए तो हमारी डेमोक्रेसी को एक्चुअल वे में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बना रहा है। हर एक का जो है रिफ्लेक्शन वहाँ पे दिख रहा है, हर एक की जो विल है वो वहाँ पे दिख रही है, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने भी बोला था वैसे। इसके अलावा जो पंचायती राज होता है, पंचायती सिस्टम होता है बेसिकली हमारा 30 ऑफ लेवल जो गवर्नमेंट होता है, उसके अंदर वो सोशल सेक्टर जो प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है, उसका बेसिक इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? देखो स्कीम तो गवर्नमेंट ने बना दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट में जाएगी। अब स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ना जाएगी लोगों के पास, लोगों के पास तो ये
थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो ग्रास रूट जिसे कहते हैं गवर्नेंस, वो जाती है। ठीक है, तो पंचायती राज का रोल इमेंस है। इसीलिए हमारे महात्मा गांधी जी ने पंचायती राज की आवाज़ को लोगों की आवाज़ से कंपेयर करा है और लोगों की आवाज़ को भगवान की आवाज़ से कंपेयर करा है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो समझ आ गई कि पंचायती राज जो सिस्टम है उसकी इंपॉर्टेंस इमेंस है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, लोगों की इच्छा को सामने रखने के लिए। जैसे हमने देखा ना, यहाँ बॉटम अप अप्रोच जो है इसके लिए जो है इमेंस इंपॉर्टेंट है हमारे पंचायती राज की। लेकिन हमारा जो पंचायती राज है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है, क्या वो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सा देखेंगे। इससे पहले एक चीज़ ज़रूर याद रख लेना, जब भी पंचायती राज आए तो यहाँ पे हमेशा इसको एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है 3F की। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। 3F ये क्या चीज़ है, देखो फंक्शन इसको प्रॉपरली फंक्शन इसके डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ों पे काम करेगा। ऑल्सो जो 11th शेड्यूल है उसके अंदर सेवरल टॉपिक्स दे रखे हैं लेकिन उसको डेलीगेट नहीं किए गए वो फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस की दिक्कत है, फंक्शनरीज की दिक्कत है, इसके पास फंक्शनरीज नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट इसको देती है तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है ये। ठीक है, उसके बाद फंड नहीं है। ठीक है, तो पैसा नहीं है तो कहाँ से ये सारा काम करेगा, तो फंक्शनरीज और फंड नहीं है। तो 3Fs की हमेशा प्रॉब्लम रहती है किसके साथ, हमारे पंचायती राज के साथ। तो कभी भी आए तो 3F जरूर लिखना। ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे आपको। चलो अब एडिटोरियल में चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, बेसिकली चैलेंज क्या फेस कर रहा है हमारा पंचायती राज। देखो हमने देखा था पंचायती राज की इंपॉर्टेंस ही तभी है जब जो हमारे जो लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन यहाँ पे दिखा रखा है क्या कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो ही वहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। तो देखो पंचायती राज का जो मेन फंक्शन था लोगों की विल को रिप्रेजेंट करना, अब लोग ही वहाँ पे नहीं रहेंगे तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा। सबसे ज़्यादा ये चैलेंज है। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि डिसीजन मेकिंग में जो है लोग बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक चैलेंज है हमारे पंचायती राज के साथ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पंचायती राज है, ठीक है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक स्कीम लेके आई, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहने लग गया है इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिज ओन डिसीजन। मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग तो कर नहीं रहा है कि अकेला रह के खुद अपने लिए डिसाइड कर रहा हो कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है उसके ऊपर डिपेंड हो चुका है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के ऊपर इम्प्लीमेंटर बन चुका है। बेसिकली ये जो है गवर्नमेंट की स्कीम का इम्प्लीमेंटर बन चुका है पंचायती राज। जो इसकी वजह है कि खुद अपने आप डिसीजन ले सके, जो लोकल लेवल में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व कर सके। तो जो बॉटम अप अप्रोच थी वो टॉप डाउन अप्रोच हो रही है। कैसे कि सेंट्रल ने स्कीम बनाई और जो पंचायती राज है उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, इंप्लीमेंटर बन के रह गया है। जबकि होना क्या चाहिए, पंचायती राज जो है वो सजेस्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम क्या है, बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए। उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड इसको इशू करना चाहिए और फिर पंचायती राज को फंक्शन करना चाहिए। हो इसका उल्टा रहा है, ये यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद जब पंचायती राज बनाया गया था तो सोचा था कि लोग ही वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी का रोल नहीं रहेगा। स्टेट में सेंटर में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं, अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पॉलिटिसाइजेशन होता जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, लेट्स से स्टेट में कोई एक्स पार्टी है तो वही एक्स पार्टी का जो कैंडिडेट है अगर ग्राउंड लेवल की पंचायती राज में है तो उसको फेवर किया जाता है, नहीं तो उसको जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उसको थोड़ा सा परेशान किया जाता है। यही यहाँ पे बता रखा है कि पॉलिटिसाइजेशन और पंचायत हो जाए जिसकी वजह से फेवरेटिज्म वगैरह और करप्शन वगैरह आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे केरला का भी एग्जाम्पल दे रखा है कि केरला के अंदर ऐसा हुआ था, लेकिन अब वहाँ पे जो लोकल लेवल है डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस हुआ था कि बॉटम अप अप्रोच को क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट, कि लोग मिलकर डिसाइड करें कि हमें क्या चाहिए, हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से जो है वो डिसीजन ऊपर जाए। जैसे हमने देखा था 3 टियर है, लोकल लेवल पे भी 3 टियर है, ऊपर तक जाएगा जिला परिषद, वहाँ से फिर स्टेट में जाएगा, स्टेट में भी सेंटर में जाएगा, फिर वो जो है उनके लिए स्कीम उस हिसाब से बनाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, वो बनाते हैं और हम इंप्लीमेंट करते हैं, नीचे ग्राउंड लेवल वाले इंप्लीमेंट करते हैं। तो उल्टी चीज़ हो रही है, यही यहाँ पे बता रखा है। केरला में हुआ था डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन फिर जो है पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह इंटरफेयर करने लग गई। ठीक है, उसके बाद जो स्टेट है, बेसिकली जो पंचायती राज है, उनके पास जो है बहुत लिमिटेड पावर है, ये यहाँ पे बता रखा है। ये रिपोर्ट भी बता रखी है, ये रिपोर्ट है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की रिपोर्ट है। इसमें यही बता रखा है कि लेस देन 20% स्टेट है जिन पे जो पंचायत का कंट्रोल है। मतलब क्या कि कंट्रोल ही नहीं है, पावर ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, ये यहाँ पे कुछ चैलेंजेस बता रखे हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा।
कुछ फैक्टर्स देखते हैं जिसकी वजह से जो पंचायत है वो कमज़ोर हो रही है। हमने 3F देखा था, यहाँ पे भी वही कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा 3F का। ठीक है, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है फुली ट्रांसफर नहीं कर रखी। ठीक है, वही कि स्टाफ नहीं है और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इसके पास है नहीं, तो इसकी वजह से जो है ये सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट होती है, इसकी वजह से वीक हो रही है। वही कि यहाँ पे फंक्शनरीज नहीं है। ठीक है, अपना खुद का स्टाफ नहीं है, स्टेट के ऊपर डिपेंड रहता है, और जो फंक्शंस हैं वो डिसाइड नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वगैरह जो है बेसिकली वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। ये यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू भी बता रखा है कि जो बीडीओ है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं, वो बेसिकली बजट को फाइनली डिसाइड करते हैं। तो मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ के, जिनको जो पंचायती राज के हेड है, सरपंच वगैरह जो हैं, वो तो डिसाइड कर नहीं रहे, कर कौन रहा है डिसाइड? जो बीडीओ वगैरह जो स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, फंक्शंस नहीं है, फंक्शनरीज नहीं है, तो बिना मैन पावर के, बिना रिसोर्सेज के कैसे जो है पंचायत करेगा, तो एक वीकनिंग पार्ट है। दूसरा यहाँ पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, फंड नहीं है, बेसिकली वही वाली बात हमारा यहाँ पे। तो वैसे तो यहाँ पे बता रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फंड जो है पंचायत के लिए इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, ये देखो थोड़ी सी चालें हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, दिखाना कुछ और करना कुछ। देखो यहाँ पे बता रखा है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में कि जो पंचायत है उसका जो है फंड जो है इंक्रीज कर रखा है। कितना इंक्रीज कर रखा है? पहले 1.45 लाख करोड़ मिलता था, अब 2.36 लाख करोड़ मिल रहा है 15 फाइनेंस कमीशन में। देखो देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये अनटाइड ग्रांट है। ठीक है, इसका प्रोपोर्शन है जो अनटाइड ग्रांट वो डिक्रीज हो रहा है। देखो एक होता है टाइड ग्रांट, एक होता है अनटाइड ग्रांट। ठीक है, टाइड ग्रांट क्या होता है कि लेट्स से गवर्नमेंट ने पैसे दिए मनरेगा में इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वो सिर्फ मनरेगा के लिए ही खर्च कर सकते हैं। लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे दिए किस चीज़ के लिए? एक स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए पंचायती राज को, तो वो पैसा जो है उस स्कीम के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा टाइड ग्रांट। लेकिन लेट्स से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनटाइड पैसे दे दिए कि सेवरल करोड़ रुपए, एक करोड़ रुपए दे दिए कि अब जो है जहाँ पे भी मर्जी खर्चा करो, तो ये है अनटाइड ग्रांट। अगर अनटाइड ग्रांट जितना ज़्यादा मिलेगा उतनी ज़्यादा उसके पास ऑटोनॉमी होगी। लेकिन यहाँ पे बता रखा है क्या कि जो प्रोपोर्शन है अनटाइड ग्रांट का ये डिक्रीज हो रहा है, कभी 85% था, अब 60% रह गया है। तो देखो एक तरफ तो गवर्नमेंट फंड बढ़ा रही है, दूसरी तरफ क्या कर रही है? टाइड ग्रांट का जो फंड है उसको ज़्यादा बढ़ा रही है, अनटाइड ग्रांट को रिड्यूस कर रही है। तो ऑटोनॉमी तो डेफिनेटली इसकी रिड्यूस हो जाएगी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसके पास तो फ्रीडम रहेगी नहीं कि जो पैसे हैं वो जो प्रॉब्लम आ रही है ग्राउंड लेवल पे उसके लिए खर्च कर सके, क्योंकि तो वो तो टाइड ग्रांट है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, ये एक चैलेंज है, और ये चीज़ जो है वीक करती है हमारी पंचायती राज को। फिर इसके बाद यहाँ पे ये बता रखा है कि ये जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स वगैरह लेके आती है, जैसे पीएम किसान वगैरह हो गया, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं पंचायत को ही बाईपास कर रही है। देखो होना क्या चाहिए, लोकल जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसको एम्पावर करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपने जो वोटिंग उसके लिए या फिर पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए क्या करती है कि स्कीमें लेके आती है, और स्कीमें बेसिकली ये सारी चीज़ जो है पीएम किसान वगैरह जो भी चीज़ हो गई, ठीक है, जो लोकल लेवल के लिए लेके आ रही है, वो पंचायती राज के थ्रू मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वो वोट बैंकिंग के लिए अपने आप के लिए करती हैं, तो वो क्या करती है? डायरेक्टली पंचायती राज को बाईपास करके अपनी खुद स्कीम लेके आ जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखा है। देखो ये जो पीएम किसान है, अगर ये पंचायती राज के थ्रू मिलेगा तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा फर्म होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, पंचायती राज को ही बाईपास कर लिया, डायरेक्टली अपना वो जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है पीएम किसान के अंदर। इसी की वजह से फिर वो गोस्ट बेनिफिशियरी ये सारी चीज़ आती है, उस पर कर्ब नहीं लगा पाती, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर रही है। तो पंचायत का तो रोल तुमने हटा दिया, तो कैसे तुम उसको कर्ब करोगे? तो ये चीज़ यहाँ पे एक समझने की जरूरत है। इससे पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वो वीक होते हैं, उनके ऊपर जो भरोसा होता है वो वीक होता है, क्योंकि पंचायती राज के पास पैसा नहीं है। ठीक है, वो लोगों की सहायता नहीं कर पा रही, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट सहायता कर रही है, तो वो क्यों पंचायती राज की सुनेंगे? इसलिए हमने देखा था पार्टिसिपेशन रेट कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं यहाँ पे। उसके बाद अब जो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट बेसिकली इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमारे अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरिया तो है ही नहीं। तो हम देख रहे हैं कि जो रूरल एरिया है वो सिकुड़ते जा रहे हैं। 75% कभी था, अब 60% कुछ रूरल एरिया रह गया है, मतलब 50% रिड्यूस हो गया है। तो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ज़्यादा अर्बन एरियाज़ की तरफ है, लोकल गवर्नमेंट की तरफ कम है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है हमारे लोकल जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उसको वीक करते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी मेजॉरिटी ऑफ द जो पीपल हैं वो हमारे पंचायत में ही रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, और वहाँ पे गवर्नेंस किसका है? ग्रास रूट लेवल का
पंचायती राज का, तो हमें उस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि अर्बनाइजेशन जो हो रहा है उसकी वजह से पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है, स्मार्ट सिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कंपैरेटिवली रूरल गवर्नेंस के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स किसको वीक करते हैं? हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। और अगर हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होगा तो जो हमारे लोगों की आवाज़ है वो वीक होगी, लोगों की आवाज़ वीक होगी तो हमारी जो गॉड की आवाज़ है वो वीक होगी। यही महात्मा गांधी जी ने बोला था। तो अब इसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना चाहिए ये भी यहाँ पे बता रखा है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है, पूरा ही पंचायती राज इसमें कवर कर रखा है, काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो हमारा ऐसे तो इसी से हो जाएगा पंचायती राज का। हमें जो लोकल डिसीजन मेकिंग है उसको मजबूत करने की जरूरत है, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है लोकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, स्टाफ दे दो और फंड दे दो, दो चीज़ दे दो, पंचायती राज अपने आप जो है वो मजबूत बन जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। एग्जाम्पल भी दे रखा है, महाराष्ट्र में पंचायती राज सक्सेसफुली रन कर रहा है प्राइमरी स्कूल्स वगैरह, हेल्थ केयर सेंटर्स, क्योंकि वहाँ पे ऑटोनॉमी दे रखी है। ठीक है, ऑटोनॉमी देखो एक चीज़ समझने की जरूरत है। हमारा एजुकेशन फील्ड में हमने देखा था, जो असर है उसकी रिपोर्ट आती रहती है, वो बताता है कि जो 5th क्लास के बच्चे हैं उनको 2nd क्लास की बुक नहीं पढ़ना आता, जो 10th क्लास के बच्चे हैं उसको 3rd क्लास के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आता। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारा ग्रास रूट ही, जो ग्रास रूट जो हमारा इंस्टीट्यूशंस है वो वीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बेसिकली अपने ग्रास रूट लेवल को मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए स्टाफ प्रोवाइड करा दो, फाइनेंस प्रोवाइड करा दो, वो अपने आप कर लेंगे। एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है। उसको, इसका जो फ्यूचर होना चाहिए हमारे, इसको कैसे रिवाइव करना चाहिए पंचायती राज को, तो स्टाफ और फंड, मतलब क्या कि फंक्शन और फाइनेंस प्रोवाइड करा दो, फंक्शनरीज और फाइनेंस प्रोवाइड करा दो, वो कर लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे महाराष्ट्र का दे रखा है, वहाँ पे प्रोवाइड कराया तो हेल्थ केयर भी सिस्टम अच्छा हो गया और प्राइमरी स्कूल भी अच्छे हो गए। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि टेक्नोलॉजी आ रही है अब। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की जरूरत है बेटर गवर्नेंस के लिए। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्या होगा? देखो, आजकल जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए, कोई खेतों में रहता है, कोई कहीं रहता है। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनका पार्टिसिपेशन हम बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि जो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन है लोकल गवर्नेंस के अंदर वो इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी बता रखा है, कर्नाटका में ग्राम स्वराज पोर्टल है, तो उसके थ्रू जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। उसके बाद जो है पंचायत के नए नए रोल आ रहे हैं। देखो, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे जो ग्रास रूट लेवल के जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम नई नई प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं। जैसे वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम हो गया, हीट वेव की प्रॉब्लम हो गया, लैंड स्लाइडिंग की प्रॉब्लम हो गई। तो इन सारी प्रॉब्लम को निपटने के लिए हमें अपने जो ग्रास रूट लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि वाटर कंजर्वेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इन सब चीज़ों के लिए हमें ग्रास रूट लेवल को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही तो करेंगे। वाटरशेड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाएंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाएंगे, सोलर एनर्जी की जनरेशन भी वही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल गुजरात का दे रखा है। गुजरात में धुंधी सोलर कोऑपरेटिव्स हैं जो फार्मर्स को अलाउ करते हैं कि भाई जो सोलर पावर है उसको वो सेल करें। तो वहाँ पे वो भी पैसे कमा रहे हैं और जो गवर्नमेंट है वो भी ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को डेफिनेटली जो है स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी यही बता रखा है। उड़ीसा का एग्जाम्पल ले रखा है कि उड़ीसा में पंचायत को जो है एम्पावर करा, तो जो साइक्लोन फैनी आया था अभी 2019 के अंदर, उसके अंदर जो जान माल की हानि हुई थी वो बहुत कम हुई थी। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम, ये सारी चीज़ें जो है ग्राउंड लेवल पे पंचायत के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और देखो, जो पंचायती राज है, जो ग्राउंड रूट लेवल का, ग्रास रूट लेवल का इंस्टीट्यूशन है, उसको ज़्यादा पता होता है कि लोगों को क्या चाहिए कंपैरेटिवली स्टेट गवर्नमेंट के या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये वैसे ही हो गया जैसे अंग्रेजों के टाइम में क्या होता था कि जो लैंडलॉर्ड होते, एलिनिएटेड लैंडलॉर्ड होते थे, कि वो शहरों में रहते थे, गांव में क्या चल रहा है कोई प्रॉब्लम का पता नहीं है, कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है कुछ पता नहीं है। तो यही उस टाइप का ही कुछ है कि स्टेट गवर्नमेंट है, उसको पता नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, क्योंकि वो हर जगह तो जा नहीं सकती। हर जगह है हमारा कौन? पंचायती राज। तो पंचायती राज को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, एम्पावर करने की जरूरत है। ये एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बता भी रखा है, उड़ीसा पंचायत का एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद देखो हमें यहाँ पे बता रखा है कि रूरल और जो अर्बन डिवाइड है, देखो हमें सबको पता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज हो, चाहे वो एजुकेशन वाइज हो, चाहे वो हेल्थ केयर वाइज हो, रूरल और अर्बन हमेशा डिवाइड है। ठीक है, उनमें हमेशा डिवाइड है कि आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो कुछ डेटा ऐसा कुछ कहता है कि 33%
जो स्मार्टफोन एडॉप्टेशन है वो कहाँ पे है, रूरल एरियाज़ के अंदर है, और बाकी जो है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर है। 70 या फिर 67% कुछ है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर है। तो देखो ये भी तो डिवाइड है टेक्नोलॉजिकली वाइज। अब वो यहीं पे इंटरनेट की बात कर लो तो उसमें भी डिवाइड देखता है। तो यहाँ पे अगर पंचायती राज को हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, मजबूत कर देंगे, तो क्या होगा, इस डिवाइड को, इसका जो डिवाइड का जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है, एजुकेशन, हेल्थ केयर में ये एसेंशियल जो सर्विसेज हैं वो पंचायती राज प्रोवाइड करा सकता है इस गैप को फिल करने के लिए। और देखो कोविड-19 टाइम का आपको याद भी होगा, एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जब कोविड-19 आया था तो सारे जो माइग्रेंट्स थे वो दोबारा रूरल एरियाज़ में चले गए थे। तो वहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ही था जिन्होंने उनको काम दिलाया था, जिन्होंने उनको वर्क दिया था। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। देखो यही सारे जो प्रॉब्लम्स है, यही मेन इश्यूज़ हैं जो इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अच्छा एडिटोरियल है, पंचायती राज के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है मैं कहूँगा। तो काफ़ी अच्छा है, इसको बच्चों एक बार रिवाइज कर लेना, नोट्स वगैरह बना लेना। यही कंक्लूजन में यही कह रखा है कि जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रॉन्ग, अगर हम पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बेसिकली हम डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं अपनी, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे। यही चीज़ बता रखे। तो जो पावर, फाइनेंस और रिलीवेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टिल 94 करंट जो लोग हैं वो जो है विलेजेस में रहते हैं। और अगर इन लोगों की आवाज़ को नहीं सुना गया तो मतलब क्या कि हम अपनी डेमोक्रेसी को ही कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी जी ने बोला था, पंचायती राज इक्वल टू पीपल, पीपल इज इक्वल टू गॉड। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए और बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा भी रखी है कि इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा प्यारा एडिटोरियल था। तो आपके लिए ये एक टास्क है पेपर 2 के लिए, आप इसको लिखिए। लिखने के बाद जो है टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, उसमें शेयर कीजिए। बच्चे वहाँ पे अपना ऐसे देते हैं, आप उसको भी रिव्यू कीजिए। आप अपना भी ऐसे वहाँ पे रिव्यू करवाइए। तो नॉलेज को शेयर कीजिए, उसी से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी ही पड़ेगी, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा। तो यही चीज़ थी आज। और कैसे जाना है, आप जस्ट जो हमारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम के लिंक पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे डिस्कशन का भी लिंक है। ये पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ है सारी चीज़ वहीं पे आती रहती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी वो बेनिफिशियल है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे प्रेसिडेंट वर्सेस नेशनल के ऊपर। देखो हमने कल ही देखा था, कल या परसों देखा था कि प्रेसिडेंट रूल हमारा जो है वहाँ पे लग चुका है, कहाँ पे, मणिपुर के अंदर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड थोड़े बहुत हमने पॉइंट देखे थे, लेकिन यहाँ पे टोटल हमारा जो है वो आ चुका है प्रेसिडेंट रूल, और हम नेशनल इमरजेंसी दोनों को देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। देखो ये जो है सारा जो मटेरियल है ये हमारा लक्ष्मीकांत का है, लेकिन हमें रिवाइज करना होता है तो उसको लाना यहाँ पे ज़रूरी है। 2-3 पॉइंट जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रखे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं मिल नहीं पाती हमें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी। देखो नेशनल इमरजेंसी जो है वो भी प्रेसिडेंट ही लगाते हैं, ठीक है। और कब लगाते हैं, क्या कंडीशन होती है जब लगानी पड़ती है। देखो जो नेशनल इमरजेंसी है सिर्फ उसी कंडीशन में लगती है जब हमारा जो इंडिया है, इंडिया या उसका कोई पार्ट, कोई स्टेट हो गया, कोई एक स्टेट हो गया, एक से ज़्यादा स्टेट हो गए, वो अगर फेस कर रहे हो प्रॉब्लम किसकी, वॉर की, एक्सटर्नल एग्रेशन की और आर्म रिबेलियन की, तो इस कंडीशन में जो है हम क्या है, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 352, ठीक है। अब प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल में ये चीज़ नहीं है। प्रेसिडेंट रूल में सिंपल चीज़ है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेट है वो नहीं चलता, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेट है वो नहीं चलता, या फिर कुछ डिस्टरबेंस होता है हमारी स्टेट की फंक्शनरीज में, ठीक है, स्टेट की फंक्शनरीज में, तो हम जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसके हिसाब से अगर नहीं चलता, हमने देखा था आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365, अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता तो हम क्या है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ये लिखा है हमारे आर्टिकल 356 के अंदर। तो देखो मतलब कि प्रेसिडेंट रूल है वो वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म रिबेलियन की कंडीशन में जो है नहीं लग सकता। उस कंडीशन में क्या लगेगा, नेशनल इमरजेंसी लगेगा। अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनरी फंक्शनरीज, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन ना करे, या स्टेट की जो लॉफुल एडवाइस होती है उसको ना माने, तो क्या होगा, उस कंडीशन में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखो यहाँ पे दे रखा है कि जैसे ही लेट से अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी हमारी लग गई 52 वाली,
तो यहाँ पे जो स्टेट एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो लेजिस्लेटर है, वो अपना फंक्शन जो है करते रहेंगे, अपनी जो पावर है उसको एक्सरसाइज करते रहेंगे, लेकिन जो सेंटर है उसके ऊपर, उसके पास जो है अल्टीमेट पावर आ जाएगी। मतलब जो सेंटर है कंकरेंट पावर आ जाएगी। कंकरेंट में आपको पता ही है कि सेंटर की चलती है, स्टेट की नहीं चलती। तो स्टेट का जो है डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा हमारे, सेंटर का जो है डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा हमारे स्टेट के ऊपर। ऑल्थो जो स्टेट है वो फंक्शन करते रहेंगे, ना तो उनको डिसॉल्व करने की जरूरत है, ना उनको सस्पेंड करने की जरूरत है। लेकिन ये चीज़ प्रेसिडेंट रूल में नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल में हमें पता है कि जो स्टेट है वो ढंग से काम नहीं कर रहे, इसीलिए तो प्रेसिडेंट रूल लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटर होते हैं उसको हम, ऐसा नहीं है कि डिसॉल्व ही करना पड़ेगा, उसको हम सस्पेंड भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने कल भी देखा था कि जो हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने उसको सस्पेंड एनिमेशन करा था। ठीक है, तो उसको डिसॉल्व नहीं करा था, जस्ट सस्पेंड करा था, टेम्परेरी वो करा था सस्पेंड, तो वो था सस्पेंड एनिमेशन। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वो डिसमिस हो जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो या तो सस्पेंड हो जाती है या डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। मतलब क्या कि इस कंडीशन में जो पार्लियामेंट है वो हमारी यहाँ पे लॉ मेकिंग करता है। ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पे हमारा लॉ मेकिंग करता है, किस कंडीशन में? प्रेसिडेंट रूल के कंडीशन में, ना कि नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में तो जो फंक्शन करते हैं करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टेट का तो कोई फॉल्ट ही नहीं है नेशनल इमरजेंसी में, वो तो बाहर की साइड से एग्रेशन हुआ है, तो सेंटर के पास अल्टीमेट पावर आ जाती है, लेकिन स्टेट जो है वो फंक्शन करते रहते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में ऐसा नहीं होता, प्रेसिडेंट रूल में स्टेट काम ही नहीं कर रही, इसलिए तो ये यहाँ पे हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी होती है, बाहर से आक्रमण हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के जो लॉज होते हैं वो भी बना सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, कोई वो स्टेट वगैरह वो नहीं कर सकती। ठीक है, पार्लियामेंट बना सकती है, कोई गवर्नमेंट वगैरह नहीं बना सकती। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के अंदर जो है पार्लियामेंट जो है इस टास्क को डेलीगेट भी कर सकती है प्रेसिडेंट के ऊपर, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लॉ के ऊपर लॉ बना सकती है। ठीक है, सिर्फ पार्लियामेंट, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट वगैरह है वो नहीं बनाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के अंदर जो है प्रेसिडेंट बना सकता है, इसीलिए उसको प्रेसिडेंट एक्ट कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। मतलब क्या, सिंपल चीज़ कि अगर नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट तो अपना फंक्शन में रहेगी, लेकिन जो सेंटर है उसको वो अल्टीमेट पावर उसके पास आ जाती है। नेशनल इमरजेंसी, बाहर से आक्रमण हो रहा है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे अगर पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी लॉज बना सकती है। मतलब क्या कि पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट जो है वो भी अल्टीमेट वो बन जाती है, कंकरेंट में आ जाती है। बेसिकली कंकरेंट में किसकी चलती है? सेंटर की चलती है। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसकी चलेगी, वो भी स्टेट लिस्ट के लॉज को बना सकती है। ये चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के अंदर ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट रूल के अंदर पार्लियामेंट भी बना सकती है और जो प्रेसिडेंट है वो भी बना सकते हैं, डेलीगेट भी कर सकते हैं टास्क को। ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब ये दो देखो, हमने देखा था, ये कल भी देखा था कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट रूल हमारे राष्ट्रपति का जो शासन लगता है, तो उसका मैक्सिमम पीरियड है 3 साल का। 6 महीने का जो है एक टाइम में रहता है, लेकिन मैक्सिमम पीरियड 3 साल का है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं है, एक टाइम में लगेगा, वो 6 मंथ के लिए लगेगा और हर बार फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। अब इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे ये 3 साल का हो गया। ठीक है, इसके बाद है कि जो रिलेशनशिप है, नेशनल इमरजेंसी लगती है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगती है तो स्टेट और सेंटर के जो रिलेशनशिप है यहाँ पे मॉडिफाई हो जाते हैं। देखो, मॉडिफाई करने बनते भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाहर से आक्रमण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है रिलेशनशिप ऑफ ओनली द स्टेट अंडर द इमरजेंसी विद द सेंटर गोज मॉडिफिकेशन। देखो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना कि अगर बाहर से आक्रमण होता है तो सारे स्टेट के साथ जो है सेंटर के रिलेशन मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। मतलब क्या कि सेंटर जिस स्टेट में चाहे उस स्टेट में जो है अपने हिसाब से जो है लॉ बना सकती है, चाहे वो इसकी लिस्ट में आता हो चाहे नहीं आता हो, क्योंकि कंकरेंट पावर आ चुकी है सेंटर के पास। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन वगैरह है कि जो है कि वॉर से रिलेटेड ही जो है वो लॉज बनाएगी, ऐसा करके कुछ लक्ष्मीकांत में दिया हुआ था। तो लेकिन प्रेसिडेंट रूल में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट रूल में क्या है कि सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे मणिपुर में लगा है प्रेसिडेंट रूल, तो सिर्फ मणिपुर में जो है वो हमारी सेंटर जो है वो बना सकती है, ना कि अदर स्टेट में। ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट रूल लगा है मणिपुर में और वहाँ असम के लिए जो है सेंटर जो है लॉ बना रही है, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में ऐसा हो सकता है। उसके बाद जो नेशनल इमरजेंसी है उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगी पार्लियामेंट। लेट से कि हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने बोला नेशनल इमरजेंसी लग गई। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जो है वो वॉर के बाद भी लग सकती है, वॉर से पहले भी लग सकती है, लेकिन कंडीशन सिर्फ वॉर के ही उसमें लगेगी। वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, आर्म रिबेलियन हो, सिर्फ इसी कंडीशन में लगेगी, लेकिन इससे पहले और बाद में दोनों में लग सकती है। ठीक है,
कि वॉर नहीं हुई उससे पहले भी प्रेसिडेंट जो है वॉर लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही होगी, ठीक है, ओनली लिखा हुआ है ना वहाँ पे। यहाँ पे लेकिन जो है हमारा प्रेसिडेंट रूल जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है, और जो हमारा ये है नेशनल वाला इमरजेंसी ये स्पेशल मेजॉरिटी से होता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा याद रखना बच्चों, ठीक है। अब देखो नेशनल इमरजेंसी लगी, ठीक है, तो कोई फंडामेंटल राइट्स हमारे इफेक्ट होंगे, डेफिनेटली आपके जो फ्रीडम राइट ये सारे जो राइट्स हैं ये कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ भी है कि ऑटोमेटिकली जो है आर्टिकल 19 जो है वो हो जाता है, खत्म हो जाता है नेशनल इमरजेंसी लगते ही, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है वो इफेक्ट होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो आपके पास ही रहेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे बोल रखा है। उसके बाद देखो अगर नेशनल इमरजेंसी है उसको खत्म करना हो, ठीक है, उसको रिवोकेट करना हो, तो लोकसभा यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास करके कर सकती है। प्रेसिडेंट तो कर ही सकता है, लेकिन यहाँ पे लोकसभा के पास भी पावर है कि नेशनल इमरजेंसी को वो खत्म कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई पावर लोकसभा के पास नहीं है प्रेसिडेंट रूल में। प्रेसिडेंट रूल में तो प्रेसिडेंट ही खत्म करेगा, ना कि लोकसभा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बच्चों हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेशनल जो है हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था, अब एक दो बार दोबारा रिवाइज कर लेना, इसके नोट्स वगैरह बना लेना, नहीं तो इसको ही प्रिंट करवा लेना। ये देखो 2023 के अंदर सीएपीएफ का क्वेश्चन भी आ रखा है, इसके ऊपर हम संडे के ऊपर बात करेंगे। आपको देखो आप इसका आंसर कर पाते हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा सा इस पे डिस्कस करना बनता है इस वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद इंडियन ओशन रीजन, देखो अभी हमारे जयशंकर जी जो है मस्कट गए हुए हैं ओमान में, ठीक है, जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करने के लिए 8th जो है ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है। थोड़ा बांग्लादेश के ऊपर बात करी, थोड़ा इधर के बात करी, ये सारी चीज़ें हुई। तो चलो वो बातें क्या थी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम थोड़ा देख लेते हैं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस क्या चीज़ है। देखो ये जो कॉन्फ्रेंस ये जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है बेसिकली रीजनल कॉपरेशन है, हमारा रीजन के अंदर जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है उसके अंदर कॉपरेशन है सागर को लेके, सिक्योरिटी और ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, उसको लेके जो है ये हमारा रीजनल कॉपरेशन है। क्या चीज़? IOO इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में 2016 में, और अभी ये जो है वो 8th है, ठीक है, ओमान मस्कट में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, इसमें क्या क्या चीज़ हाईलाइट हुई उसको देख लेते हैं। हमारे जयशंकर जी ने शार्प कटिंग के लिए थोड़ा सा वार्न कर रहे हैं। शार्प कटिंग क्या है? शार्प कटिंग जो इंडियन ओशन रीजन में चल रही है, स्पेशली ये जो यहाँ पे वेस्ट वगैरह में लड़ाई वगैरह चल रही है, इसको बोला है कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया एंड इंडो पैसिफिक, ठीक है। उसको उसके लिए जो है जो वार्न करा है हमारे जयशंकर जी ने शार्प चर्निंग बोल के, ठीक है। उसके बाद इसके लिए कोऑर्डिनेटेड फ्लोटीला बोला है, मतलब क्या कि हमें रीजनल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए कोऑर्डिनेट करना चाहिए। उसके बाद इंडिया का जो रोल था उसको थोड़ा सा हाईलाइट करा है कि श्रीलंका में हमने $4 बिलियन दे दिए, देखो हमने कितना बढ़िया काम करा है, उसकी इकोनॉमी को रिवाइव करा है, ये थोड़ी सी जो है अपने आप को बूस्ट करा है। वैक्सीनेशन, डोनेशन, डिजास्टर रिलीफ, ये सारी बातें हुई हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ये शार्प चर्निंग और कोऑर्डिनेटिव फ्लोटीला ये थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। देखो अगर इंडियन ओशन रीजन से कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसे राइटिंग में या आर्ग्यूमेंट राइटिंग में, तो यहाँ पे ये जो ये दे रखा है आपको, मैप दे रखा है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा इसको देख लेना कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ है हो रही है हमारी, तो वो आप लिखने के लिए थोड़ा सा वो होंगे, कैपेबल होंगे। अगर इसमें नहीं दिख रहा हो तो नेट पे सर्च मार लेना, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने नेट से ही लिया है। ये हो गया हमारा इंडियन ओशन रीजन। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, चलो ये बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आंसर करो। नेक्स्ट हमारा चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी। अभी देखो नया फॉर्मेट आ गया है, जो हमारा पहले जो गार्ड सेरेमनी होती थी राष्ट्रपति भवन में, अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, उसमें थोड़ा सा विजुअल आ गया है, थोड़ा सा म्यूजिक डाल दिया है, और थोड़ा सा मिलिट्री ड्रिल है, उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब क्या, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया है उसको, पहले बोरिंग था, अब विजुअल और म्यूजिकल परफॉर्मेंस डाल के उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया। तो ये नया फॉर्मेट है इसका, चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी का। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने तो देख ही लिया है, अब ओपन ये विजिटर्स के लिए भी ओपन हो जाएगा। तो इसी पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों मेरे प्यारे, इनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। देखो आपको पता है, इसका आंसर नहीं पता। उसके बाद अभी जो इलॉन मस्क है वो अपना एक चैटबॉट लेके आ रहे हैं, ग्रुक 3 करके, ठीक है। XI स्टार्टअप इनका है, XAI उसका ये चैटबॉट है ग्रुक, ठीक है, ग्रुप 3 करके। अब बोला है कि ये जो है स्मार्टेस्ट AI बनेगा ऑन द अर्थ, तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें याद रखना चाहिए। बहुत सारे हमारे चैटबॉट्स हो गए, तो कौन किसका मालिक है वो थोड़ा सा याद रखना चाहिए। मैच द फॉलोइंग करके दे सकता है। इलॉन मस्क के ऊपर तो वैसे ही क्वेश्चन आया था एक बार आपके प्रीवियस ईयर के अंदर। ये देखो, ये हमारे जो
M23 रेबल्स हैं, ठीक है, ये बहुत बार न्यूज़ में आ गया तो मुझे लगा देना चाहिए। M23 जो रेबल्स हैं बेसिकली ये रवांडा बैक्ड रेबल्स हैं, रवांडा इसको बैक कर रहा है M3 रेबल्स को। M23 रेबल्स को कौन बैक कर रहा है? रवांडा को। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एंटर हो चुके हैं, ठीक है, उनका जो सेकंड मेजर सिटी है उसको इन्होंने वो कर लिया, कैप्चर टाइप में कुछ कर लिया है, ठीक है। तो बस ये M23 क्या चीज़ है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। रवांडा बैक्ड क्या है? रेबल्स हैं, क्योंकि 2-3 बार इसको न्यूज़पेपर में देख लिया तो मुझे लगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा ग्रुप 3 हो गया, तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी और एक थोड़ी सी मोटी सी थी और एक हमारा प्यारा सा एडिटोरियल था। तो आई होप बच्चों आपको सब समझ आ गया होगा। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।